आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इसी अध्याय की पिछली क्लास में हमने अमेरिकी वर्चस्व को प्रदर्शित करने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था। हमने देखा कि जो अमेरिकी वर्चस्व को प्रदर्शित करने वाली प्रमुख घटनाएं, प्रथम खाड़ी युद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका का छेड़ा गया विश्वव्यापी युद्ध और दूसरी बार अमेरिका द्वारा इराक पर किया गया हमला, यानी इन सभी घटनाओं के माध्यम से हमने देखा कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो बाकी देशों के मुकाबले में बहुत ही आगे निकल चुकी है। इस अध्याय में हम वर्चस्व और अमेरिकी जो वर्चस्व है वो किन किन अर्थों में है, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं अमेरिकी वर्चस्व। तो वर्चस्व किसे कहते हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। यानी विद्यार्थियों, वर्चस्व शब्द के लिए कई बार ध्रुव शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। यानी ये जो ध्रुव शब्द है ये भौतिकी का शब्द है, जो एक भ्रामक शब्द है। यानी राजनीति के अंतर्गत यदि हम वर्चस्व के लिए यदि हम ध्रुव शब्द का प्रयोग न करके यदि हम वर्चस्व शब्द का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द से इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित होगा। तो इस प्रकार हम वर्चस्व का अर्थ यह जान सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो, और यह हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक महाशक्ति का दबदबा हो तो उसे हमें वर्चस्व शब्द से इंगित कर सकते हैं, हम उसे वर्चस्व कह सकते हैं। अब है देखो अमेरिकी वर्चस्व सैन्य अर्थ में। आज जो अमेरिका का जो वर्चस्व है यदि हम उसका अध्ययन करें तो सबसे अधिक जो अमेरिकी वर्चस्व का जो हमें कारण दिखता है वो है अमेरिका की सैन्य शक्ति। तो अब देखो, एक तो वर्चस्व के लिए अंग्रेजी के अंतर्गत हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्चस्व शब्द को इंग्लिश में हेगेमनी कहते हैं। और जो ये हेगेमनी शब्द है ये प्राचीन यूनान के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग करते थे। यानी प्राचीन यूनान के अंतर्गत जो एथेंस राज्य है उस एथेंस राज्य के अंतर्गत के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे, क्योंकि प्राचीन यूनान के अंतर्गत जो एथेंस राज्य वो जो बाकी के जो राज्य थे उनसे ज़्यादा ताकतवर था, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसलिए एथेंस के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे, जिस तरह से आज हमें अमेरिका के लिए वर्चस्व शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, इसमें सबसे पहले अमेरिका की जो मौजूदा ताकत है वह है उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति। यानी अमेरिका की जो आज जो उसकी जो मौजूदा ताकत है उसके अंतर्गत जो सबसे जो प्रमुख कारण है वो है अमेरिका की सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति किस कारण से, यानी अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो अनूठी भी है और बेजोड़ भी है। अनूठी का मतलब क्या है? यानी पूरी दुनिया के अंतर्गत अमेरिका है वो कहीं भी निशाना साध सकता है। यानी आज पूरी दुनिया है वो अमेरिका के निशाने पर है। यानी अमेरिका आज विश्व के अंतर्गत कहीं भी निशाना साध सकता है और वो निशाना सही समय पर अचूक और घातक वार के रूप में कर सकता है। यानी सही समय पर और उसका जो निशाना है वो चूक नहीं सकता, और जो घातक है जो उसका जो वार है वो बहुत ही घातक है। अपनी सेना है वो युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर रख कर वो दुश्मन के ऊपर वार कर सकता है। यानी अपनी सेना को कम से कम नुकसान पहुंचे इसके लिए वो जो शत्रु देश है उससे अधिकतम दूरी पर रख करके वो उससे लड़ सकता है, उससे युद्ध कर सकता है, जिससे अमेरिकी सेना को कम नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अमेरिका है वो दुश्मन को अपने घर में ही पंगु बना सकता है। यानी अमेरिका है वो अपने देश के अंतर्गत रहते हुए वो दूसरे देश को अपना निशाना बना सकता है। यानी जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर पढ़ा है हमने कि अमेरिका है वो
पूरे विश्व के अंतर्गत कहीं भी निशाना, यानी अपने देश के अंतर्गत रहते हुए वो विश्व के अंतर्गत कहीं भी निशाना साध सकता है, किसी भी देश को अपना निशाना बना सकता है। बेजोड़, बेजोड़ किस लिए है? कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके आसपास भी नहीं है। यानी आज जिस तरह से हम अमेरिकी सेना का जो प्रदर्शन हो रहा है, जो कई घटनाओं के अंतर्गत हमने अमेरिकी सेना के प्रदर्शन को देखा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो बाकी के जो देश हैं वो अमेरिकी सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबले करने की तो दूर की बात है, वो उसके आसपास भी नहीं। अमेरिकी सैन्य शक्ति के मजबूत होने का जो एक कारण है वो है अमेरिका द्वारा सैन्य क्षमता के ऊपर खर्च। यानी अमेरिका है वो अपने सैन्य शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। यानी अमेरिका के द्वारा जो सैन्य शक्ति के ऊपर खर्चा करने का जो खर्चा करता है उसका हम अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि अमेरिका को छोड़ करके उसके जो नीचे के जो 12 के देश हैं, कमज़ोर देशों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी अमेरिका जैसे सबसे ऊपर अमेरिका है और उसके बाद में जैसे 2 नंबर पर रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, यानी ऐसे जो सबसे जो ताकतवर देश हैं अमेरिका के नीचे, यानी उन 12 देशों को मिला करके, यानी जितना वो 12 देश अपने सैन्य शक्ति के ऊपर खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका अपने देश के अंतर्गत अपनी सेना के ऊपर वो खर्चा करता है। तो अमेरिकी सेना का मजबूत होने का एक कारण ये भी है कि अमेरिका द्वारा अपने सैन्य क्षमता के ऊपर किया गया खर्च, यानी अमेरिका अपने सैन्य शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। पेंटागन अपने बजट का बड़ा खर्च प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। यानी इसके अलावा जो पेंटागन है, जो अमेरिका का जो रक्षा विभाग का जो मुख्यालय है, वो अमेरिकी जो सैन्य शक्ति है उसकी प्रौद्योगिकी के ऊपर, यानी अनुसंधान के ऊपर, नित नए आविष्कार के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बड़ा हिस्सा है राशि का वो अमेरिका वो खर्च करता है। आगे है अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना। यानी अमेरिका वो पूरी विश्व के अंतर्गत अपने सैन्य कमान बना रखी हैं और वो उन सैन्य कमानों के बल के ऊपर विश्व के अंतर्गत कहीं भी वो निशाना साध सकता है। तो ये कमानें कौन कौन सी हैं? अमेरिकी सेना की उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, मध्य कमान, अफ्रीकी कमान और पैसिफिकी कमान। यानी ये जो 5 कमानें हैं, ये 5 कमानें पूरे विश्व को घेरे हुई है। यानी पूरे विश्व के अलग अलग महासागरों के अंतर्गत ये कमानें स्थित हैं। अमेरिका का सैन्य खर्च, तो जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि अमेरिका है वो अपने सैन्य शक्ति के ऊपर बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा खर्च करता है। अमेरिका है वो प्रौद्योगिकी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। पेंटागन है वो अपना बजट का एक जो बड़ा हिस्सा है वो अनुसंधान और विकास के ऊपर खर्च करता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि आज अमेरिका की जो बढ़ी चढ़ी जो सैन्य शक्ति है वो अमेरिका का सैन्य शक्ति के ऊपर उसका किया गया खर्च है। आगे है अमेरिका वर्चस्व दूसरा अर्थ, यानी ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने मर्जी चलाने वाला एक देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए रखे और बरकरार रखे। यानी इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक देश ऐसा होता है जो बाकी देशों के अंतर्गत अपने फायदे की चीज़ों को उन देशों के अंतर्गत बेचता है और उन देशों के बाजारों के अंतर्गत उसको बरकरार भी रखता है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये जो ताकतवर देश है अपने जो मतलब की चीज़ें हैं उनको वैश्विक बाजारों में बनाए रखता है और उनको बरकरार रखता है। यानी जो बाकी के देश वो ये सोचते हैं कि इन चीज़ों से उसको स्वयं को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसको स्वयं को फ़ायदा होने की बजाय
कहीं उससे कहीं ज़्यादा उस ताकतवर देश को उन चीज़ों से फायदा होता है। दूसरा है विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में अमेरिका की भूमिका। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले जानते हैं कि ये सार्वजनिक वस्तु होती क्या है। यानी सार्वजनिक वस्तु का मतलब ये होता है, यानी ऐसी वस्तु जिसका यदि एक व्यक्ति इस्तेमाल करे, उपयोग करे, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा वही वस्तु इस्तेमाल करने पर उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आए, उसके उपयोग में कोई कमी नहीं आए, उसको कहते हैं सार्वजनिक वस्तु। जैसे सड़क है, वायु है। सड़क पर चाहे कोई एक व्यक्ति चले या 100 व्यक्ति चले, चाहे 1000 व्यक्ति चले, यानी सड़क की मात्रा में कहीं कोई कमी नहीं आती। इसी तरह वायु यानी स्वच्छ वायु सांस लेने के लिए बहुत ही उपयोगी है, या हम कह सकते हैं कि स्वच्छ वायु के बिना हमारा जीवन है वो संभव ही नहीं है। तो जैसे स्वच्छ वायु है, उसका इस्तेमाल चाहे एक व्यक्ति करे, चाहे 1000 करे, चाहे लाख करे, इससे उस वायु की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। इसी तरह से वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में अमेरिका की क्या भूमिका है। तो इसी तरह यानी जैसे समुद्री व्यापार मार्ग है, यानी ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। यानी ये भी किस तरह से विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु का ये उदाहरण है, यानी जिसका उपयोग व्यापारिक जहाज करते हैं। कहने का मतलब है कि समुद्री व्यापार मार्ग के जो नियम हैं वो कौन तय करता है, वो तय करता है अमेरिका। और जिसका उपयोग कौन करते हैं, विश्व के सभी देश उसको उस नियम का उपयोग व्यापारिक जहाज के रूप में करते हैं। कहने का मतलब है कि समुद्री व्यापार मार्ग के बिना जो समुद्री व्यापार मार्ग है वो संभव नहीं है। तो वो व्यापार नियम तय कौन करता है, वो व्यापार नियम अमेरिका तय करता है। खुली अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार के मार्ग के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री मार्ग के नियम तय करता है। यानी दबदबे वाला देश है वो अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्ग के नियम तय करता है। आज दबदबे वाला देश कौन है, अमेरिका है। तो अमेरिका अपने नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार के नियम तय करता है, और उन्हीं नियमों के तहत बाकी के जो देश हैं वो पूरे विश्व के अंतर्गत बाकी देशों के साथ समुद्री व्यापार मार्ग के होते हुए जहाज़ों के द्वारा एक दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही सुनिश्चित करता है। कौन करता है, समुद्री व्यापार मार्ग। यानी समुद्री व्यापार मार्ग के जो नियम है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही सुनिश्चित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि बिना समुद्री व्यापार मार्ग के नियम तय किए बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद जो आवाजाही है वो सुनिश्चित नहीं हो सकती। तो आज जो समुद्री व्यापार मार्ग के जो नियम तय करता है वो अमेरिका तय करता है, और उन नियमों के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही है वो सुनिश्चित करती है। सार्वजनिक वस्तु का ही दूसरा उदाहरण है इंटरनेट। तो आज देखो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और आज इंटरनेट है वो हर व्यक्ति की पहुंच तक हो गया है। यानी हर व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो आज इंटरनेट अमेरिका समेत जो बाकी के जो सभी देश हैं इनकी एक अनिवार्य और आवश्यक वस्तु बन गया है। यानी आज इंटरनेट के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आज हम जिस इंटरनेट की बात करते हैं ये अमेरिकी सैन्य अनुसंधान का परिणाम है। यानी इंटरनेट की खोज किसने की है, इंटरनेट की खोज की है अमेरिका ने। यानी अमेरिका 1950 के अंतर्गत ही इंटरनेट की खोज कर चुका था। अधिकांश जो उपग्रह है वो अमेरिका के हैं, और इंटरनेट उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेट है वो उपग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। और आज जो जितने भी उपग्रह हैं वो इनमें से जो अधिकांश जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, अमेरिका के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के अंतर्गत भी किसका प्रभुत्व है, अमेरिका का प्रभुत्व है। तो विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में अमेरिका की भूमिका है। तो जो सार्वजनिक वस्तुएं कौन कौन सी है, एक तो है समुद्री व्यापार मार्ग नियम, और दूसरा है इंटरनेट।
यानी समुद्री व्यापार नियम कौन तय करता है? समुद्री व्यापार जो नियम है वो अमेरिका तय करता है और उसी आधार पर बाकी के जो देश हैं वो एक दूसरे देश के साथ ही व्यापार की जो आवाजाही है उसको सुनिश्चित करते हैं। साधन वस्तु का दूसरा उदाहरण इंटरनेट था, और इंटरनेट है वो अमेरिका की खोज है, जो आज पूरे विश्व के अंतर्गत जो इंटरनेट है वो फैल चुका है, और इंटरनेट के बिना आज हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आज जो जिस इंटरनेट की हम कल्पना करते हैं, देखते हैं, वो अमेरिका की देन है, और आज भी जो अधिकांश उपग्रह हैं वो किसके हैं? अमेरिका के। तीसरा अपना बिंदु है विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी। यानी आज विश्व की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत जो अमेरिका की हिस्सेदारी है वो कितनी है? 21%। यानी पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 21%। इसके अलावा जितने भी विश्व के अंतर्गत जो अग्रणी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जो सबसे जो बड़ी कंपनियां हैं, आगे की जो 3 कंपनियां हैं वो अमेरिका की एक कंपनी, उनमें से अवश्य एक कंपनी वो अमेरिका की हमें देखने को मिलती है। आगे का जो अपना बिंदु है वो है ब्रेटन वुड प्रणाली। यानी जो ब्रेटन वुड प्रणाली है वो अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने का काम करती है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ब्रेटन वुड प्रणाली है वो कायम हुई थी, और यह जो ब्रेटन वुड प्रणाली है ये भी कहीं न कहीं अमेरिका की देन है। यानी ब्रेटन वुड प्रणाली कायम किसके द्वारा की गई थी? तो ये अमेरिका के द्वारा कायम की गई थी। अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी संरचना है यह ब्रेटन वुड प्रणाली के ऊपर आधारित है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व व्यापार संगठन यह अमेरिकी वर्चस्व का एक परिणाम है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये संस्थाएं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन ये अमेरिकी वर्चस्व के ही परिणाम है। तो हम जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपने हित को देकर के ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में लाया होगा। अगला जो अपना बिंदु है वो है MBA की डिग्री। तो MBA की डिग्री जिसको हम आज एक प्रतिष्ठित डिग्री के रूप में देखते हैं, यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है, एक कौशल है, और इस कौशल को विश्वविद्यालयों में अर्जित किया जा सकता है। यानी व्यवसाय भी क्या है? कि कौशल है, एक कुशलता है, काम करने की एक कुशलता है, और इसको एक अन्य डिग्रियों की तरह उसको विश्वविद्यालयों में इसको अर्जित किया जा सकता है। तो इसी दिशा में जो पहला बिजनेस स्कूल है वो अमेरिका के अंतर्गत 1881 में खुल गया था। हालांकि जो पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1900 में शुरू हुई थी। तो आज पूरे विश्व के अंतर्गत MBA की जो डिग्री है उसको एक प्रतिष्ठित डिग्री माना जाता है, और पूरे विश्व के अंतर्गत MBA की जो डिग्री है उसको एक प्रतिष्ठित डिग्री के रूप में मानते हैं। मतलब सभी देशों के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में यह इस कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। अब हमें अमेरिकी वर्चस्व को सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व क्या है इसको हमें अपना आगे अध्ययन करते हैं। तो सांस्कृतिक अर्थ में हम वर्चस्व का अर्थ इस तरह से लेते हैं। सबसे पहले सहमति गढ़ने की ताकत। यानी सहमति गढ़ने की ताकत कहने का मतलब है कि कोई चाहे व्यक्ति हो या देश हो वो दूसरे देश को इस तरह से प्रभावित करे, यानी कि जो ताकतवर देश है वो अपने विचार है, जो वस्तु है उसको दूसरे देश के अंतर्गत भेजने में इस तरह से सफल हो जाए कि उस देश की सहमति है वो भी उस ताकतवर देश को प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब है कि विचार वस्तु का फायदा बता करके दूसरे को राजी करना, यानी दूसरे व्यक्ति या दूसरा देश हो उसको इस तरह से हम राजी करें कि यदि उसे स्वयं की या उस ताकतवर देश की यदि वो उन विचारों को या वस्तुओं को यदि वो अपनाता है तो उससे
अपनाने वाले देश को फायदा होगा, यानी इस बात के लिए उसको राजी करना। कहने का मतलब है कि यदि उस वस्तु को अपनाने के लिए यदि वो राजी हो जाए, सहमत हो जाए, तो इसके लिए उस ताकतवर देश को या ताकतवर व्यक्ति को कोई संघर्ष करने की आवश्यकता भी नहीं होती। दूसरा है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के आधार पर किसी खास वर्ग की बढ़त या दबदबा, यानी सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के आधार पर उस ताकतवर देश का दबदबा या बढ़त होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि सोवियत संघ के अंतर्गत जो अमेरिका है वो सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से बहुत आगे निकल चुका था, क्योंकि सोवियत संघ के अंतर्गत जो अमेरिका की जो नीली जींस थी वो जिस तरह से उसका सोवियत संघ के अंतर्गत प्रचलन था, उससे हम जान सकते हैं कि किस तरह से सोवियत संघ है वो सोवियत संघ से अमेरिका है वो सांस्कृतिक अर्थ में सोवियत संघ से अमेरिका वो बढ़त लिए हुए था। कमज़ोर जो ताकतवर देश है वो कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित सत्ता है, यानी जो कमज़ोर देश है उसके व्यवहार बर्ताव को इस तरह से परिवर्तन करता है ताकतवर देश कि वो जो भी व्यवहार करेगा, जो भी वो अपने देश के अंतर्गत जिन वस्तुओं को अपनाएगा उससे फायदा किसका होगा, ताकतवर देश का। उसे उन चीज़ों को अपनाने से उस ताकतवर देश का फायदा होगा। कहने का मतलब है कि जो ताकतवर देश है वो कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को प्रभावित करने में इस तरह से सफल हो जाता है कि उससे ताकतवर देश है वो अपने हित साधने में सफल हो जाता है। प्रभुत्वशाली देश रजामंदी और ताकत जबरदस्ती दोनों तरीके काम लेता है, यानी कहने का मतलब है कि अपने बात मनवाने के लिए सबसे पहले जो ताकतवर देश है वो रजामंदी का इस्तेमाल करता है, यानी उसकी सहमति लेने का प्रयास करता है, क्योंकि यदि सहमति से यदि वो देश मान जाए तो उससे ताकतवर देश का जो फायदा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना कुछ संघर्ष किए, बिना कुछ परेशानी झेले उसको वो अपने जो बात है वो मनवाने में सफल हो जाता है। यदि जो ताकतवर देश है, यदि वो प्रभुत्वशाली जो देश है, यदि कमज़ोर देश उसकी बात को रजामंदी से नहीं मानता है तो वो ज़बरदस्ती या ताकत के बल पर भी अपनी बात को मनवाने में सफल हो सकता है। आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में हम जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं वे सब अमेरिका में व्यवहार बर्ताव के प्रतिबिंब है। विद्यार्थियों, आज हम जिस तरह से एक अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं, आज हम ये समझते हैं कि जींस है वो एक अच्छे जीवन का प्रतीक है। जो डोसा है, बर्गर है और अन्य जो ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको हम अपने शौक का प्रतिबिंब मानते हैं, अपने शौक का प्रतीक मानते हैं, तो आज हम जिन चीज़ों को अपने शौक का प्रतीक मानते हैं वो चीज़ें बहुत पहले ही अमेरिका के अंतर्गत उन चीज़ों का प्रचलन हो चुका था। लेकिन आज हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं हमें ऐसा, यानी अपने व्यवहार बर्ताव में हम इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमें ये नहीं लगता कि इन चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं ताकतवर देश का हाथ है। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत है वो सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की, यानी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जिस तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही थी, यानी अपन जो पीछे जो ढांचागत अर्थ में और सैन्य अर्थ में इन दो के बारे में जो हमने पीछे अध्ययन किया है उससे कहीं ज़्यादा जो जीत है वो अमेरिका ने सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में की थी। यानी एक समय ऐसा था जब सोवियत संघ के अंतर्गत अमेरिका की जो नीली जींस थी वो बहुत अधिक प्रचलित थी। हमने इस अध्याय के शुरुआत के अंतर्गत जो 3 कहानियाँ पढ़ी थी उसके अंतर्गत एक कहानी हमने आंद्रे की पढ़ी थी। तो आंद्रे उनकी इस कहानी के अंतर्गत आंद्रे और उसकी जो कूल जींस की जो कहानी है वो हमें दोबारा से याद करते हैं। यानी आंद्रे के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे और तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जींस है वो एक आज़ादी का प्रतीक हुआ करती थी। जब आंद्रे
अपने माता पिता के साथ चर्च में जा रहा था, तब वो एक नीली जींस पहने हुआ था। तो उसकी जो माँ थी उस नीली जींस को देख करके वो आपे से बाहर हो गई। तो उसके पिता ने उस बीच में दखल दे करके बात को उलट दिया और कहा कि भाई मैं भी जब बालक था तो इस तरह के नीली जींस से पहने करता था। यानी कहने का मतलब है कि हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से जो अमेरिका की जो नीली जींस है वो सोवियत संघ के अंतर्गत प्रचलित थी। अब हमने पीछे पढ़ा कि भाई अमेरिकी वर्चस्व वो किस तरह से दुनिया के अंतर्गत छा गए। तो क्या ये अमेरिकी वर्चस्व में कोई रुकावट नहीं आने वाली है, या ये अमेरिकी वर्चस्व वो ऐसे जारी रहेगा? तो अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले प्रमुख अवरोध कौन कौन से, यानी अमेरिका की शक्ति में रुकावटें पैदा करने वाले प्रमुख कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला है अमेरिका की संस्थागत बनावट। यानी अमेरिका की संस्थागत बनावट ऐसी है कि जिस कारण से अमेरिका की जो शक्ति है उसमें रुकावट पैदा हो सकती है, उसमें अवरोध पैदा हो सकती है। यानी अमेरिका के अंतर्गत जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। यानी जो ये तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं और ये जो तीनों संस्थाएं वो कहीं न कहीं अमेरिका जो वर्चस्व है उसके अंतर्गत अवरोध पैदा कर सकते हैं। तीसरा है उन्मुक्त समाज। यानी अमेरिकी जनता की जो सोच है, उनका जो व्यवहार बर्ताव है, वो भी कहीं न कहीं अमेरिका के शक्ति के अंतर्गत अवरोध पैदा कर सकता है। हालांकि अमेरिका है वो जनसंचार के माध्यम से समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति के जो शासन के जो उद्देश्य और जो तरीके हैं उनको लेकर के जो अमेरिकी जनता है उनके अंतर्गत गहरा संदेह है, शक है। यानी हमने पहले यह भी जाना है कि जब अमेरिकी सेनाएं जब देशों के जो दूसरे देशों के अंतर्गत जब अमेरिकी सेना वहाँ पर डेरा डाली हुई थी, तभी अमेरिकी जनता ने बार बार इस तरह की अमेरिका की हरकत का विरोध किया था कि जब अमेरिकी सेनाएं दूसरे देशों में जमी हुई है तो इससे जो अमेरिका जो वहाँ पर सैन्य खर्च कर रहा है तो ये कहीं न कहीं अमेरिका की जो जनता है उसके ऊपर कहीं न कहीं यह बोझ पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि अमेरिकी जो जनता है वो इस तरह से अमेरिका की जो अमेरिकी शासन की जो हरकतें हैं उसको इस तरह से जान चुकी थी कि ये जो अमेरिका शासन के द्वारा जो किए जाने वाली जो कार्रवाई थी उसको लेकर के भी बार बार जो अमेरिकी जनता है वो अपना वक्तव्य बयान कर रही थी कि ऐसा करना उचित नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो उन्मुक्त समाज है वो भी अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध पैदा कर सकता है। तीसरा है नाटो सैन्य संगठन। तो हमने दूसरे अध्याय में जाना था कि जो नाटो सैन्य संगठन है यानी अमेरिका समेत आज 30 देश नाटो संगठन के सदस्य बने हैं। तो अब अमेरिका जब मन मर्जी करता है और नाटो संगठन के अंतर्गत जो बाकी के जो देश हैं जो जिनको नाटो संगठन के सदस्य प्राप्त है, तो नाटो संगठन के जो देश हैं यदि वो अमेरिका द्वारा किए गए व्यवहार या कार्य से यदि वो संतुष्ट नहीं है तो नाटो के जो देश हैं वो भी अमेरिका की जो शक्ति है उसके अंतर्गत अवरोध पैदा कर सकते हैं। यानी अमेरिका द्वारा किए जाने वाली जो कार्रवाई है उसका विरोध कर सकते हैं, उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध पैदा करने वाले ये 3 प्रमुख कारण हैं: अमेरिका की संस्थागत बनावट, उन्मुक्त समाज और नाटो। ये जो तीनों संगठन है वो अमेरिका की शक्ति के रास्ते में अवरोध पैदा कर सकते हैं। आगे है अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कौन कौन से तरीके। तो विद्यार्थियों हमने ये अध्ययन किया कि अमेरिकी वर्चस्व
वो इस कदर बढ़ चुका है कि आज पूरे विश्व के लिए एक वो चुनौती के रूप में उभर चुका है। तो अब अमेरिकी वर्चस्व से हमें किस प्रकार से निपट सकते हैं? पहला है, भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश मिलकर के अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि भारत, चीन और रूस जैसे बड़े ताकतवर देश यदि मिलकर के अपना एक संगठन बना करके यदि प्रयास करें तो वो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इन तीनों देशों के बीच में कई प्रकार के मतभेद भी है। यदि वो अपने मतभेदों को भुला करके यदि वो एक मंच पर आएँ और तीनों यदि मिलकर के यदि प्रयास करें तो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। तो एक तरीका तो हुआ ये अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का। दूसरा है बैंड वैगन की नीति। यानी बैंड वैगन की नीति ये है कि यदि ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहकर उसके अवसरों का फायदा उठाना जाए। अब देखो, परीक्षा में कई बार पूछते हैं कि बैंड वैगन की नीति क्या है। तो ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रह करके अवसरों का फायदा उठाने की जो नीति है उसको क्या कहते हैं? बैंड वैगन की नीति। यानी यह नीति यह कहती है कि जो ताकतवर देश है उसका विरोध नहीं करके हमें उसकी शरण में रह करके उसकी जो ताकत है उसका फायदा उठा करके हमें अपने देश के अंतर्गत विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको कहते हैं बैंड वैगन की नीति। वर्चस्व से निपटने का तीसरा प्रयास ये हो सकता है कि जो दबदबे वाला देश है उससे यथासंभव जितना हो दूर आ जाए। यानी जो ताकतवर देश है उससे बचा जाए, उससे छिप करके रह जाए। यानी कहने मतलब है कि चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए और जो ताकतवर देश है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। चुपचाप अपना जो विकास है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि जो ताकतवर देश है उसका विरोध करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ताकतवर देश है उससे यथासंभव जितना संभव हो सके उससे दूर ही रहना चाहिए। चौथा है अमेरिका की राज्येतर संस्थाएं। यानी अमेरिका के अंतर्गत जो स्वयंसेवी संगठन है, जो सामाजिक आंदोलन है और जनमत है, वो भी अमेरिकी जो वर्चस्व है उसमें अवरोध पैदा करने का एक कारण हो सकते हैं। यानी स्वयंसेवी संगठन है, कई बार अमेरिका के अंतर्गत जो अमेरिका की जो नीतियां हैं, जो सोच है, उसको लेकर के भी जो जनता है वो आंदोलन करती है। तो जो जनमत है, जो जनता की जो राय है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके अंतर्गत रोड़ा पैदा कर सकता है, उसके अंतर्गत अवरोध पैदा कर सकता है। तो ये थे अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के प्रमुख कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अब देखो, हमें वर्चस्व के बारे में हमें इतिहास हमें क्या सिखाता है। तो देखो, हमें वर्चस्व के बारे में इतिहास हमें ये सिखाता है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देश हो, उसका जो वर्चस्व है वो कभी अस्थायी नहीं रहता, वर्चस्व बदलता रहता है। पहले जैसे हम यदि विश्व राजनीति की बात करें तो पहले किसी समय फ्रांस का दबदबा था, यानी फ्रांस का वर्चस्व था। 1660 से लेकर के 1713 तक फ्रांस का दबदबा था। यानी जिस तरह से आज अमेरिका का दबदबा है, आज पूरे विश्व के अंतर्गत अमेरिका का वर्चस्व है, ऐसा ही वर्चस्व किसी ज़माने में फ्रांस का भी था। यानी 1660 से लेकर के 1713 तक फ्रांस का दबदबा था। उसके बाद में फ्रांस का दबदबा समाप्त हो गया और ब्रिटेन का वर्चस्व है वो शुरू हुआ। यानी 1860 से लेकर के 1910 तक विश्व धरातल पर ब्रिटेन का वर्चस्व रहा। उसके बाद में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। तो अमेरिकी वर्चस्व जो 1991 से जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई और आज जो विश्व है वो एक ध्रुवीय विश्व बनकर के रह गया। तो जिस तरह से आज हम अमेरिकी वर्चस्व को देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसे कई शक्तियां उभर करके सामने आएगी जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौतियां देगी, जिससे से
अमेरिकी वर्चस्व के सामने अवरोध पैदा हो सकता है, अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो सकता है और कोई नई शक्ति वो वर्चस्व के रूप में आगे आ सकती है। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने देखा कि अमेरिकी वर्चस्व का अर्थ क्या है, किन अर्थों में अमेरिकी वर्चस्व व्याप्त है और अमेरिकी शक्ति के रास्ते में कौन कौन से अवरोध पैदा हो सकते हैं, जो अमेरिकी वर्चस्व है उसे हम कैसे निपट सकते हैं और इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास में आपसे हम फिर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आज का ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे जो वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ ही विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।